365 इंटू 80 28 क्विंटल आता है क्या है? 28 क्विंटल, 280 क्विंटल कि 28 क्विंटल? मेरे ख्याल से 280 क्विंटल। देख लीजिए कितना आएगा। इतना आदमी कुल जिंदगी भर में खाता है, और पहले चला गया तो बचेगा, तो पहले भी तो जा सकता है। 28 टन 280 किलो, 280 क्विंटल, 280 क्विंटल। 1 एकड़ में यदि गेहूं की बात करें कितना प्रोडक्शन होता है? 1 एकड़ में, आप में से किसी को कोई एग्रीकल्चर वाला है? 40 क्विंटल। 15 क्विंटल, वो ठीक बोल रहा है। 10 से 15 क्विंटल के आसपास एवरेज मानते हैं। बहुत बढ़िया है, 18-20 हो जाता है। 3 महीने में 15 क्विंटल, 3 या 4 महीने। यदि 2 फसल भी माने तो 30 क्विंटल। 30 क्विंटल 1 एकड़ में 1 साल में है। आप कोई भी दूसरा अन्न मान ले ना, एवरेज कर रहा हूं भाई, आप धान मान लीजिए। धान तो 20 क्विंटल मानते हैं एवरेज, ठीक ठाक है ना। 30 क्विंटल ठीक है। तो यदि आदमी को 280 क्विंटल 80 साल में चाहिए, हाँ जी बैक कैलकुलेशन करें, यदि आदमी को 280 क्विंटल 80 साल में चाहिए तो एक आदमी के पास कितने एकड़ जमीन हो कि उसको 80 साल में 80 साल में 280 क्विंटल मिल जाए, और 1 एकड़ में 1 साल में 30 क्विंटल पैदा होता है। ठीक है, लगभग आप ठीक बोल रहे हैं, काफी मैथमेटिक्स आपका तेज है। लगभग 1/10 ऑफ एकड़ अभी भी भारत में पर हेड, यदि मेरा ध्यान गलत नहीं है तो 1 एकड़ से ऊपर जमीन आती है। हो सकता है आंकड़ा आप लोग के पास और बेहतर होगा, आप देख लीजिएगा, है ना। जितनी हमारी जरूरत है उससे बहुत ज़्यादा जमीन, और जिस तरह से, और अभी आप एक और चीज़ देखेंगे कि उत्पादन में लगा हुआ वर्ग समाज का आर्थिक रूप से, टेक्निकली, मानसिक रूप से सबसे कमजोर वर्ग है कि सबसे मजबूत वर्ग है? सबसे कमजोर वर्ग है। कमजोर वर्ग अभी भी इतना पैदा कर रहा है कि देश 3 साल कोई उत्पादन ना करे तो आप खा लोगे, वो अलग कहानी है ना। तो एक बात ये समझ में आई, यदि ये तो खाने की स्थिति हो गई, अब अपने घरों के एरियाज को, रूफ एरिया को देखें, रहने वाले लोगों से पर हेड डिवाइड कर दें। पर हेड रूफ एरिया कितना है? शरीर को एंड में 6x6। वो तो आगे की बात है, जंगल की बात नहीं कर रहा हूँ, घर की बात कर रहा हूँ। पर हेड रूफ एरिया 250। तो इस मामले में शहरों में काफ़ी गरीबी है। किसी गांव के शिविर में पूछेंगे तो वो कई गुना अधिक रहता है। तो 200, 400 फुट, 200 फुट, 300 फुट स्क्वायर फीट। एक साल में पुरुष कितने, महिलाओं से नहीं पूछता हूँ, एक साल में पुरुष कितने जोड़ी कपड़े नया खरीदता है? भाई जितना खरीदते हो उतना बोल दो ना भाई, इसमें क्या बात है? 1, 2, 4, 6। महिलाएं एक साल में, पूछो कि नहीं पूछो? नहीं पूछो, ठीक है? 0 कर दीजिए, क्या बात। तो वही 3, 4, 5, 6 जोड़ी कपड़े, है ना। आप 4 कर लीजिए, 6 कर लीजिए, है ना, ठीक है। अब और सारी आवश्यकताओं को देख लें। हम मारे गए हैं एजुकेशन और हेल्थ में। आज जो बड़ा प्रेशर है
वो एजुकेशन और हेल्थ का प्रेशर है। पढ़ाई में इतना पैसा खर्च होने लगा, हेल्थ में इतना पैसा खर्च होने लगा, ये दोनों इतना महंगा हो गया। जो कभी दोनों सेवा के सेक्टर थे, अभी वो सबसे ज़्यादा बिजनेस का। तो मानव की आवश्यकताएं निश्चित हैं कि अनिश्चित हैं? निश्चित हैं। और प्रकृति में संसाधन कैसा है? पर्याप्त है। और हर मानव में आवश्यकता से अधिक उत्पादन की क्षमता है। अभी भी हर परिवार में कमाने वाले और खाने वालों का रेशो हो सकता है 1:5 के आसपास मिल जाए। बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, ऐसा मिला के देखेंगे, है ना। उसके बावजूद भी सबका काम चल रहा है। जहाँ नहीं चल रहा है वहाँ कुछ अव्यवस्थाएं हैं, तमाम तरह की बातें हैं। हर मानव में आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने की क्षमता है कि नहीं? है। इसलिए हर परिवार समृद्धि पूर्वक जी सकता है। बताइए इसमें क्या गलती है? इसमें कोई कमी है तो बताइए। नहीं, इसका यही मतलब है कि आपका सोचने का मैकेनिज्म साथ साथ नहीं चल रहा है। इसका ये मतलब है। साथ साथ चलेगा तो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये ऐसा ही है, इसमें कोई कमी। आज की बात मत करो, मैं तो एग्जिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। मैं एग्जिस्टेंस की बात करता हूँ, आपका ध्यान अव्यवस्था में लगा रहता है। मैं अव्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। इसमें क्या गलती है? भौतिक आवश्यकताएं निश्चित हैं। इसमें क्या गलती है? साधन पर्याप्त हैं। इसमें क्या गलती है? हर मानव में आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने की क्षमता है। जबकि हम एजुकेशन में उसको कोई स्किल नहीं दे रहे हैं। हम किसी भी कॉलेज से निकलने के बाद 5 साल बाद अपने आप को किसी स्किल के साथ तैयार करते हैं, फिर से एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। और हर इंजीनियरिंग कॉलेज से निकला हुआ व्यक्ति जब जो फील्ड में जाता है तो ये फील करता है कि मेरा 4 साल बेकार हुआ। यदि मेरे को 12th के बाद ये ट्रेनिंग दे दी जाती तो मैं इस काम को कर लेता। वो तमाम तरह का BBA MBA लगा आपको। हाँ, उसको बेचारे को उलझाए रखना है कहीं। और आपने इतना सारा पैसा कमा के रख लिया, उसको भी तो आपसे लेना है। पैसा सर्कुलेट होता रहे, ये भी समाज की आवश्यकता है। तो पैसा सर्कुलेट करने के लिए बच्चे माध्यम हैं। पैसे ही ले लेते हैं, बच्चे की ज़िंदगी भी ले ली। 20 साल तो उसका चला गया ना। तो कैसे हम 20 साल में वो दें ताकि वो उत्पादन के लिए सक्षम हो जाए। इसलिए हर परिवार समृद्धिपूर्वक जी सकता है। जितनी पॉपुलेशन अभी है, इससे 4 गुना भी हो जाए तो भी धरती पे प्रॉब्लम नहीं है। ये पॉपुलेशन ज़्यादा है, किसका फैलाया हुआ है? वो जो 80% 85% लोग, 85 भी एक और इससे कम ज़्यादा जो भी होगा, ये जो 15% रिसोर्स और 15% लोग 85% रिसोर्स को ले रहे हैं, इन 50% को चिंता है कि इनकी जनसंख्या बढ़ती गई तो ये हमारा ऐसा जैसा चल रहा है ऐसा नहीं चलेगा। एक गांव के आदमी का उस 85% पॉपुलेशन के हिस्से को देखें, उसका पेट्रोल का कंजम्पशन कितना होगा? उसका लाइट का, यूपी में तो लाइट आती नहीं है, कंजम्पशन कहाँ से होगा? लाइट आए तब ना कंज्यूम होगी। उसका पानी का कंजम्पशन कितना है ना? यदि उस तरह से देखेंगे तो जिस पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं वो नेचुरल रिसोर्स को कंज्यूम ही नहीं कर रहा है। अब ये हुई बात भौतिक मामले की, लेकिन मानव की तो एक और आवश्यकता भी है। दूसरी बात करें, मानव की भावनात्मक, मैं उसको दूसरी भाषा देता हूं मूल्यात्मक। ये भावनात्मक शब्द थोड़ा सा उलझ जाता है। कैसे? ये भाव जो है ना, ये अभी हमारे मोह से भी जुड़ा हुआ है।
मूल्य जो है यूनिवर्सल है, इसलिए मैं जब भाव कह रहा हूं तो मैं मूल्य की बात कर रहा हूं। मानव की मूल्यात्मक आवश्यकताएं असीम हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मानव की मूल्यात्मक आवश्यकताएं असीम हैं, और वो कैसे पूरी होती है? वो कैसे पूरा होता है? समाधान बराबर सुख। और अच्छी बात यह है कि हर मानव में समझने की क्षमता असीम है। असीम आवश्यकता के लिए असीम क्षमता उपलब्ध है। और अच्छी बात यह है कि समझ पे किसी का कॉपीराइट नहीं है, इसलिए हर मानव समझपूर्वक निरंतर सुख से जी सकता है। बताइए इसमें कहाँ गलती है? अति अपेक्षा या अपेक्षा शून्य? किसी पॉइंट पे अति अपेक्षाएं होती हैं और नहीं पूरी होती हैं तो अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं। इसीलिए फिर जो हस्बैंड आते हैं वो वाइफ को लेके आते हैं, जो वाइफ आती है इसलिए क्योंकि वो दिखने लगता है कि जो मैंने अपेक्षाएं की थी वो अपेक्षाएं गलत। देखिए, शिविर की ये महिमा है, कोई दूसरा आपको गलती बताए ये स्वीकार नहीं होता। मेरे को एक आईना दिखता है, यूनिवर्सल आईना, उसमें अपनी स्थिति दिखने लगती है कि मैं कहाँ अधूरा हूँ। जिस दिन मेरे को अपना अधूरापन खुद दिखने लगे उस दिन मैं उसको पूरा करने, तो अधूरापन भी दिखता है, पूरा करने का तरीका भी दिखता है। तो हम सब मिलके अपनी अपनी कमियों को दूर करके और एक दूसरे के लिए सहयोगी होने के लिए तैयार हो जाते। समझ की खेल है, तो एक बार मुझे दोबारा समझा दीजिए। मानव की मूलभूत आवश्यकताएं निरंतर सुख है, तो एक बार फिर यहाँ पे मानव की भौतिक आवश्यकता निश्चित है। एक बार दोबारा समझा दीजिए प्लीज। मानव की भौतिक आवश्यकता, रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकता निश्चित है। भौतिक मानव की भौतिक आवश्यकता निश्चित है। हाँ। तो शरीर के लिए? हाँ, शरीर के लिए, ऑफ कोर्स, ये शरीर के लिए। मानव की भौतिक आवश्यकता शरीर के लिए है, मानव की भावनात्मक आवश्यकता मन के लिए है। कुछ कंफ्यूजन? मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ? हाँ, मानव की मूलभूत आवश्यकता यही है, मूल्यात्मक आवश्यकता है, रोटी कपड़ा और मकान। अब अच्छा, आपको ये मानव की भौतिक आवश्यकता जब कह रहे हैं तो वो शरीर की ही आवश्यकता है। कोई बात, एग्जाम्पल दे दूं। मूल्यात्मक आवश्यकता, कुछ मैसेज। मूल्यात्मक आवश्यकता का मतलब है मैं निरंतर अपनी पहचान के भाव से तृप्त रहना चाहता हूँ। पहचान मानव की निरंतर आवश्यकता है। समृद्धि का भाव मानव की निरंतर आवश्यकता है। सम्मान का भाव मानव की निरंतर आवश्यकता है। संबंधों में तृप्ति मानव की निरंतर आवश्यकता है। स्वयं में मैं सही समझता हूँ, इस बात का एहसास मानव की निरंतर आवश्यकता है। कोई कह दे आपको तुम नहीं समझते हो, कितना खराब लगता है। मैं नहीं समझता, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, तो मैं समझता हूँ, मानव इसी में अपने मानव होने को फील करता है, क्योंकि यही मानव की मौलिकता है कि उसमें समझने की ताकत है। तो मैं समझता हूँ, यही स्वयं के प्रति विश्वास है, यही स्वयं के प्रति सम्मान है। मैं जब स्वयं का सम्मान नहीं करता और दूसरों से सम्मान चाहता हूँ, यही सारी प्रॉब्लम है। जब मैं स्वयं में सम्मानित होता हूँ, स्वयं के प्रति विश्वास के साथ में होता हूँ, स्वयं में अपने होने को पहचानता हूँ, उससे अपनी पहचान को सुनिश्चित करता हूँ, तो मेरा सारा सुख मेरे नियंत्रण, मैं स्वयं उसका स्रोत हूँ। बाहर से उसकी कोई निर्भरता नहीं है। यही स्वयं में स्टेट ऑफ माइंड जो हम कह रहे हैं, यही निरंतर सुख की तरफ, यही वो रास्ता है।
तो मानव में एक ही निरंतर सुख का मामला है कि मैं एग्जिस्टेंस जैसा है, जब मैं एग्जिस्टेंस जैसा है बोलता हूं तो मैं भी उसमें शामिल हूं। मानव भी प्रकृति है, चैतन्य प्रकृति। प्रकृति मतलब पूर्णता के अर्थ में कृति। प्रकृति मतलब पूर्णता के अर्थ में कृति, रचना। कृति मीन्स रचना। तो मानव भी चैतन्य प्रकृति है ना। तो मैं उस चैतन्य, तो वो भी प्रकृति का हिस्सा है, तो मैं संपूर्ण को समझता हूं, ये स्वयं में विश्वास। और जैसा मैं समझता हूं और बार बार आचरण में प्रूव होता है, इसलिए मेरे को कोई शंका नहीं है भाई मैं तो समझता हूं और बार बार दुख पाता हूं। इसका शंका होती है कि मैं ठीक समझता हूं कि नहीं समझता हूं, ऐसी बात है। यही सुंदरता है। हाँ, और इस सब में शामिल इसलिए कुछ वो शंका सपोर्टिंग टू द होल एंड सपोर्टिंग द होल टू द पार्ट। ठीक। हाँ जी, पूरा हो गया। पहले आपने ये कहा था कि प्रकृति में हर चीज निश्चित है, होने का अर्थ निश्चित है, उसके होने का स्वरूप निश्चित है। रूप निश्चित है। और अब आप कह रहे हो कि मानव की जो चैतन्य प्रकृति है वो भी निश्चित है। मानव स्वयं में एक चैतन्य प्रकृति है। चैतन्य प्रकृति है तो वो निश्चित हो गई ना प्रकृति। शरीर तो की बात, जब चैतन्य बोल रहे हैं तो शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, और ये आगे की बात हो रही है, उसको चर्चा करेंगे। मन की आपका कन्फ्यूजन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, फिर से बोलिए। मानव चैतन्य प्रकृति है। हाँ जी। तो ये जैसे बाकी प्रकृति के स्वरूप है जो निश्चित है, तो चैतन्य प्रकृति भी निश्चित होगी और कॉमन होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो होने के रूप में निश्चित है। रहना मानव में होने को समझने से होता है। हम होने को नहीं समझे, स्वयं को शरीर मान लिए, इसलिए उठपटांग मान के जी रहे। लेकिन हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न तो होता है ना। एक दूसरे से भिन्न, अलग अलग होते हैं ना हर व्यक्ति। अलग होते हैं, शरीर में अलग अलग हैं, नहीं, सोच में, आचरण में, सोच में हर अलग-अलग चीज हैं। में डिफरेंट। चलो, मन की बात कर रहे हैं। इसको ठीक मन कर की। लेते हैं, इसको थोड़ा। ठीक कर लेते हैं। हाँ जी, इनका क्वेश्चन सब तक पहुंचा। ये अलग अलग का बहुत झंझट है। देखिए, अभी हम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? समझ सबकी अपनी अपनी, समझ सबकी अलग अलग, अपनी अपनी, और इसको बड़ा है ना संभाल के रखते हैं। हाँ, बड़ा कुछ बहुत बड़ा बात बोल दिया है। समझ सबकी अलग अलग, और ये बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होता है। और रहना एक छत के नीचे। झंझट इतना ही है ना जी। जो आपको ठीक लगता है मेरे को ठीक नहीं लगता है, राइट। जो मुझको ठीक लगता है वो आपको ठीक नहीं लगता है। मेरा सुख आपके लिए दुख है, आपका सुख मेरे लिए दुख है, और रहना एक छत के नीचे है। At what point अब कहा कि समझ क्या चीज़ है भाई? आप बार बार क्वेश्चन पूछ लेते हो और समय उतना ही है। मना नहीं कर रहा हूँ। समझ क्या चीज़ है? समझ क्या चीज़ है? जैसा है वैसा जानना। भ्रम क्या है? जैसा है वैसा नहीं ना होना, अन्यथा मानना। जब हम जैसा है वैसा ही जानेंगे, सभी लोग जब जैसा है वैसा ही जानेंगे, तो एक ही जैसा जानेंगे कि अलग अलग जानेंगे? एक ही जैसा, है ना? एक ही जैसा जानेंगे। यदि सभी एक ही जैसा जानेंगे तो समझ सबके लिए एक होगा कि अलग अलग होगा? एक ही होगा। आप कर नहीं सकते उसमें कुछ, यूनिवर्सल है। नियम का मतलब ही है कि वो अपरिवर्तनीय है। फिर ये अलग अलग कैसे हो गया? जब मैं जैसा है वैसा नहीं जानता हूँ, कुछ अन्यथा मान लेता हूँ, तो मैंने पहले कहा था कि या तो अधिक मान लेता हूँ, या कम मान लेता हूँ, या कुछ का कुछ मान लेता हूँ। इसको कहा अधिमूल्यन, अवमूल्यन और निर्मूल्यन। 3 शब्द यहाँ पे लाए, है ना? ओवर इवैल्यूएशन, अंडर इवैल्यूएशन एंड रॉन्ग इवैल्यूएशन। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। कहाँ से आया? कहाँ से आया?
आवश्यकताएं असीम हैं, साधन सीमित हैं, इसलिए संघर्ष एक आवश्यकता है। सबके हिस्से में आना नहीं है, जिसमें बल होगा ले लेगा, है ना, वो घूम फिर के उधर चल देता है। तो ऐसा जब किसी ने कुछ मान लिया, किसी ने कहा कि हाथ का मैल है, अब बहुत झंझट, यार मैल है थोड़ा सा हम ही को दे दे तेरे लिए। तो एक ही आदमी आधा घंटे में हाथ का मैल भी बताएगा, अगली बार उसको बाप भी बताएगा, वही आदमी। तो हमको तय नहीं हो रहा है कि पैसा क्या है ना। मेरे को याद है छोटी क्लास में, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, ऐसा सुनते थे। फिर एक और सुनते थे, वशर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है, जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। तो मैं दोनों को सुन के ये तय नहीं कर पाता कि गलती करके पछताना है कि नहीं पछताना है, क्योंकि एक बोल रहा है कि अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, एक बोल रहा है कि वशर वही है जो गलती करके पछताए। ये मेरे साथ घटा है। तो मैं तय नहीं कर पाता था कि गलती करने के बाद पछताना उचित है कि नहीं उचित है। अभी भिन्नता हो गई। पछता लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना पछताओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिंदा रहने के धरातल पर झेलो और झिलाओ, इतना ही होना है। ये निकला। तो जब तक मेरे पास जीने का समाधान नहीं है, जीने का धरातल नहीं है, तब तक गलतियां ठीक हो नहीं सकती। आप पछता लें, रो लें, गा लें, कुछ भी कर लें, है ना, और एक दिन शरीर छूट जाता है। तो काम की बात क्या निकली? काम की बात क्या निकली? सूत्र क्या निकला? सूत्र निकला समझ एक, मान्यताएं अनेक, भ्रम अनेक। ये जो समझ अलग अलग है, इसका मतलब है कि भ्रम अलग अलग है, हमारी कंडीशनिंग अलग अलग है। जिसको हम अलग अलग बोल रहे थे वो क्या निकला? वो भ्रम है, इल्यूजन है, कंडीशनिंग है। समझ अलग अलग नहीं होती, समझ यूनिवर्सल है, सबके लिए एक है। अब बोलिए। जैसे किसी को गांव में रहना अच्छा लगता है, किसी को शहर में रहना अच्छा लगता है। ये समझ नहीं है, ये अनुकूलता प्रतिकूलता है। मैं आंसर करूँ? सर ये जो आज क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये कल क्वेश्चन मेरे दिमाग में था, आपने आंसर किया था। जितना मुझे समझ आया, गलत आया सही आया, दैट यू विल टेल, कि हमें आज के टाइम में जब हम नॉर्मल उसमें देखते हैं तो हमें लगता है कि हर आदमी की समझ अलग अलग है। उसका रीज़न जो मुझे समझ में आया, क्योंकि जो हम अपना संस्कार लेके आ रहे हैं वो अलग अलग है, हम अलग अलग इवोल्यूशन लेवल पे हैं, इसलिए समझ अलग अलग लगती है। जब हम किसी ऐसी चीज़ के संपर्क में आते हैं जो हमें समझने में मदद करती है, तब हमें समझ में आता है कि समझ एक ही होती है। तो जैसे हम आज जीवन विद्या का कोर्स कर रहे हैं, तो ये चीज़ें हमें समझाती हैं कि समझ एक ही है। तो धीरे धीरे हम उस धरातल की तरफ बढ़ रहे हैं कि हम एक समझ की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन जब तक हम उसकी तरफ नहीं बढ़ते, हमें इंडिविजुअल लेवल पे जितने मिरर्स में अपनी इमेज दिखाई दे रही है, उतनी हमें लगती है कि उतनी तरह की समझ है, जबकि वो एक ही है। जबकि वो तो समझ नहीं है। हाँ, और वो समझ नहीं है, उसको मान्यताएं कहें, हाँ, समझ ना कहें। समझ नहीं कहेंगे। और जब हमें समझ आ जाएगी तो तब हमें पता चलेगा ये जितनी डिफरेंट मिरर्स में इमेज दिख रही है, अल्टीमेटली वो मेरी ही इमेज है और मैं एक ही हूँ, और वो समझ है। हाँ, सर, उसके बाद भी समझ में कुछ नहीं आया। गांव में हम लोग पढ़े लिखे लोग अनपढ़ लोगों को अंधश्रद्धा निर्मूलन का एक कार्यक्रम चला करते थे महाराष्ट्र में वही नागपुर चलता है। जिले में मैं जहाँ नौकरी करता था। ये बातें हम लोगों को भ्रम दूर करने के लिए बताया करते थे। मेरी बीवी कभी जलते हुए निखारों पर चला करके दिखावा करती थी कि भाई देखिए, इतने सेकंड लगते हैं पैर में वो छाले न आने के लिए, और उससे आप इतने टाइम में गुजरते हैं, वो निवालों में राख नहीं होनी चाहिए। तो ये भ्रम दूर करने का बहुत सुंदर तरीका आपका हमारे समझ में आ गया है, अप्रिशिएट। और ये समझ को समझाने के लिए भ्रम दूर होना जरूरी है, जो आज के इस कार्यक्रम में सफल हो रहा है।
थैंक यू क्वेश्चन पूछने के लिए। आप ना पूछते तो मैं कैसे कहता, मेरे पास तो कहने के लिए बहुत कुछ है ना। आपका दिल अच्छा है। हाँ जी, क्या निकला? कंडीशनिंग है। कभी कभी भ्रम नहीं है, पर वो अपने आप में बिना जाने कुछ माना हुआ है, जो किसी देश काल परिस्थिति में वहाँ की अनुकूलता प्रतिकूलताओं के बारे कुछ कह रहा है। जैसे नॉर्थ में रात को दही नहीं खाते, साउथ में सारी साल दही खाते हैं या कहीं और दही खाते होंगे। अब नॉर्थ वाला साउथ भी चला जाता है तो वो ठंडी में दही नहीं खाता है। ऐसे छत्तीसगढ़ में चावल खाते हैं सारे साल, सुबह दोपहर शाम, है ना। अब ये चावल खा के उसको पच भी जाता होगा या उसको ठीक लगता होगा। जैसे यहाँ उड़द की दाल चलती ही नहीं है। तो ये सारी, इस सब का समझ से लेन देन नहीं है, ये शरीर के लिए अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं हैं, ये समझ नहीं है, ऐसी बात। हाँ जी, कहाँ पहुंचे? हाँ, राजस्थान में मिर्ची बहुत खाते हैं, तो वहाँ के पानी के साथ मिर्ची का कोई संयोग ऐसा है जो अनुकूल बैठता है। दूसरा वाला मिर्ची खा लेगा तो मर जाएगा। क्लाइमेट और सॉइल का कोई कॉम्बिनेशन, जिसको लोगों ने सालों में पहचाना है। हाँ जी, कुछ अच्छी बात तो बता दो, कहाँ पहुँचे? है वो तो ठीक है। और ये अर्थशास्त्र को बदलने की जो कवायद चल रही है वहाँ पर, वैसे अर्थशास्त्र अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा है जी। इसमें मेरे को लगता है कि आप सब पॉलिसी और सोच विचार वाले लोग हैं। अब हमको यदि अर्थशास्त्र की बात चल रही है तो मैं एक लाइन और लिख देता हूँ। अभी इस अर्थशास्त्र को बोलते हैं कि वो धन का, अर्थशास्त्र क्या चीज है? धन का शास्त्र है। फिर ये धन क्या है? धन क्या चीज है? सुविधा का साधन। नहीं, अब मैं एग्जिस्टेंशियली पूछ रहा हूँ। नेचुरली धन चीज क्या है? धन क्रिएट कैसे हो रहा है? टू अलाउ एक्सचेंज। लोहे से मैंने साइकिल बना दी, तो लोहे से साइकिल बनने में उसकी जो उपयोगिता में वृद्धि हुआ वो वैल्यू एडिशन है, ठीक है। तो किसी ने दूसरी चीज की उपयोगिता बढ़ा दी, तो बेसिकली हम मानव के श्रम को एक्सचेंज कर रहे हैं। अब इसको चाहे आप धन का रूप दे लीजिए चाहे बार्टर कर दीजिए। तो बेसिकली जिसको हम धन बोल रहे हैं वो मानव स्किल पूर्वक किसी समझ की रोशनी में किसी स्किल के साथ शरीर के श्रम का नियोजन उपयोगिता वृद्धि में हो गया। अपनी जरूरतों के लिए कोई भी व्यक्ति सब कुछ नहीं बना सकता, तो किसी स्किल दूसरे की लेकर उससे एक्सचेंज। ये बात पूरी हो गई। इसका मतलब है कि धन जो है वो प्राकृतिक ऐश्वर्य के साथ, प्राकृतिक ऐश्वर्य कहाँ से आया? नेचर से। प्राकृतिक ऐश्वर्य के साथ स्किल पूर्वक कोई श्रम, इससे उपयोगिता मूल्य में वृद्धि, बराबर धन। ठीक हो गया? कोई दिक्कत नहीं, इससे ज्यादा होता नहीं, हर जगह ऐसे ही है। अब ये समझ में आया कि ये श्रम करने वाला कौन है? तन। किससे श्रम कर रहे हैं? तन से। तन को चलाने वाला कौन है? मन। और श्रम किस पे किया गया? साधन। तो जिसको हम अर्थ बोल रहे हैं
अर्थ जिसको हम बोल रहे हैं वो अकेला साधन है या तन और मन के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए तन मन धन बराबर अर्थ या केवल धन बराबर अर्थ? भाई 1 लाख रुपया सभी लोगों को, 1 करोड़ रुपया सभी लोगों को दे दो, भाई जाओ बिजनेस करो और साल भर बाद मिलेंगे, क्या हाल होगा? कोई 1 करोड़ के कर्जे में मिलेगा और क्या, कोई उसका कुछ और कर देगा। ये बेसिकली एक आदमी उसी इंडस्ट्री में अपना सब कुछ डुबा देता है, दूसरा व्यक्ति उसी इंडस्ट्री को फिर से खड़ी कर देता है। क्या चीज है ये? कोई उसकी स्किल, कोई उसकी दृष्टि, कोई उसकी समझ। इसका मतलब है कि उपयोगिता मूल्य में वृद्धि की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें कोई समझ का कंपोनेंट है, उसमें कोई मन है, उसमें कोई तन है, उसमें कोई धन है। अब तक हम क्या बोल रहे थे? अर्थ बराबर धन का शास्त्र है। क्या फर्क पड़ता है इससे? ऐसा चेंज होने से क्या फर्क पड़ता है? उल्टा हो गया। ये तीनों का कॉम्प्लीमेंट है। यदि अर्थ धन का शास्त्र है तो धन को बढ़ाने के लिए मानव साधन की तरह इस्तेमाल होगा। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, उल्टा हो गया सर। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, उसके लिए आदमी टूल की तरह से, है ना, इस्तेमाल होगा, क्योंकि लक्ष्य धन है। ऐसा ही लिखते हैं, आदमी को रिसोर्स ही माना है, वैसा ही लिखा है ना। हमारा तो मंत्रालय है ना, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसका मतलब है कि मानव को शरीर माना गया और उसमें उसके स्किल में क्या ऐड कर दें कि वो बेहतर संसाधन हो जाए, बेटर मशीन हो जाए, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय होगा। मानव चेतना विकास मंत्रालय, कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट। बेसिकली मंत्रालय होगा मानव चेतना विकास मंत्रालय। पहले तो शिक्षा मंत्रालय नाम था, बाद में कुछ समझदार आया तो बदला है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। समझदार कौन आया? उसको समझ में आया होगा यार व्यापार ही सब कुछ है, इंडस्ट्री ही सब कुछ है और सबको इंडस्ट्री के लायक बनाना है। तो वो इंडस्ट्री में काम करने वाला, इंडस्ट्री में काम करने वाला किसी का पिता है, किसी का भाई, तो पिता होने का, वो पिता होने का, भाई होने का, नागरिक होने का, सामाजिक होने का भी कोई भूमिका है मानव की जिंदगी की, ऐसा हम मान ही नहीं रहे। उसको स्किलफुल कैसे बनाएं ताकि फैक्ट्री के लायक हो जाए, वो इंसान कैसे बने ताकि पति बनने के लायक हो जाए, वो बाप होने के लायक हो जाए, वो भाई होने के लायक हो जाए, सिटीजन होने के लायक हो जाए। अब यदि हम परिभाषित करते हैं कि अर्थ बराबर तन मन धन, अब क्या होगा? मन को खुश रखते हुए, तन को स्वस्थ रखते हुए, दूसरे के तन को स्वस्थ रखने के लिए उत्पादन। सब खत्म, कीमतें भी कम होगी। केवल एक परिभाषा बदलने से पूरी दुनिया बदल जाएगी, पूरी दुनिया की तस्वीर बदल जाएगी। मन को, अभी हम जॉब कैसे कर रहे हैं? मन मार के। काम करने की कंडीशन कैसी है? सभी फैक्ट्रियों की कंडीशन करके कंडीशन देखें, वर्किंग कंडीशन, तो आदमी के लायक नहीं है, क्योंकि वो आदमी संसाधन है, साधन है, उसको इस्तेमाल करना है। तो मन के स्वस्थ रहते हुए, तन के स्वस्थ रहते हुए, दूसरों के तन को स्वस्थ रखने के लिए उत्पादन। और उसमें एक और डालना है, बिना प्राकृतिक संतुलन को बनाए, वेरी गुड, क्या बात है मैडम, कर दिया आपने अपने होने का अर्थ पूरा। बहुत बढ़िया। क्योंकि इन तीनों को मेंटेन करने के लिए, इनकी निरंतरता के लिए, इसकी परंपरा के लिए
प्राकृतिक संतुलन आवश्यक है। मन को खुश रखते हुए तन को स्वस्थ तो ऐसा बहुत सुंदर। मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र की सारी किताबें इतिहास के रूप में लाइब्रेरी में स्टोर करके रख दीजिए। कुछ भ्रमित लोगों ने ऐसा लिखा था, उसको देख लो जिसको मन हो। सही अर्थों में एक सही अर्थशास्त्र, सही समाजशास्त्र, सही मनोविज्ञान को एक्शन में लाने की जरूरत है। उसको रेफरेंस के लिए रख देंगे, पहले लोग ऐसा पढ़ते थे। सारा इतिहास, युद्ध का इतिहास, हाँ जी सुन लीजिए एजुकेशन वाले, सारा इतिहास युद्ध का इतिहास। इतिहास युद्ध का होगा कि मानवीयता का इतिहास होगा? तो कैसा इतिहास करेंगे? मकान का इतिहास। तो पुरातन काल से आज तक मकान बनने में कैसे चेंज आए और वो चेंज कितने उचित हैं और अनुचित हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी ये सोच सके कि मैं इसमें क्या करूं। खेल का इतिहास, भोजन का इतिहास, वस्त्र का इतिहास, है ना? कितने सारे इतिहास पढ़ाएंगे। मानवीयता का इतिहास, खेती का इतिहास, है ना? ज्योग्राफी भी ऐसी बदलेगी, अंग्रेजी भी ऐसी बदलेगी। कुछ भी पढ़ाएं, हिंदी पढ़ाएं, इंग्लिश पढ़ाएं, फ्रेंच पढ़ाएं, मैथमेटिक्स पढ़ाएं, सबसे मानवीयता को पढ़ाना है। क्या बोल दिए? दूसरा रिसोर्स पर दूसरा रिसोर्स आपका दृष्टि ठीक, डायरेक्टेड चल जाएगा। हाँ जी, दौड़ेगा दौड़ेगा। हाँ जी, तो जहाँ से मैंने शुरू किया था वो बात पूरी हुई। कहाँ से शुरू किया था? नहीं, उससे भी पहले, इस टॉपिक को शुरू करने के पहले 14 तारीख को भी कई बार कुछ बार बोला था। एक बात बार बोली थी, मानव मूलतः गलती करना नहीं चाहता है, वो सुखी होना चाहता है, सफल होना चाहता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति चाहता है। यदि ये बिना गलती अपराध किए पूरा हो सकता है तो क्या कोई गलती करना चाहेगा? क्या लगता है अब मानव के? हाँ जी, देखिए फिर से बोल रहा हूँ, मानव का सुखी होना, सफल होना, उसकी भौतिक और भावनात्मक दोनों आवश्यकताएं पूरी हो जाएं तो वो सुखी हो गया, सफल हो गया, आवश्यकताएं पूरी हो गई। ऐसे सभी की पूरी हो सकती हैं या कुछ ही लोगों की पूरी होंगी? सभी की पूरी हो सकती हैं, बहुत आराम से हो सकती। आवश्यकताएं निश्चित हैं, साधन पर्याप्त है। सुनने से कैसा लगता है? एक निश्चिंतता आती है, आश्वस्ति, असुरक्षा नहीं रहती हम सदन है, ऐसा इसका परिचय मिलता है। हम सब लोग सदन ही देश के बाद साधन नहीं है, सदन साधन है। अच्छा ठीक, समृद्धि का भाव आता है, विश्वास पैदा होता है। तो अरे देश बदलने का सबसे बड़ा कार्य हमें लोगों ने एक दूसरों को परिपोषण। तो केवल मानसिकता बदलनी है, बाकी काम तो आदमी कर लेगा। उसकी दृष्टि भर बदलना है, वो तो मेहनत करने के लिए तैयार है ही। चलिए, मेरी ओर से एक पड़ाव पूरा हुआ। अब केवल इसी को और स्ट्रेंथन करना है ताकि हमको भरोसा हो सके कि हाँ ऐसा ये होगा कैसे। अभी तक हो सकता है, ये वाला भाग आया। अब अगला भाग जब हम चलेंगे तो इसको हैंडल कैसे करें। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। तो यहाँ तक की चर्चा में एक आशा जगी है कि प्रकृति अपने आप में पूर्ण है। मानव में व्यवस्था को समझने गए तो मानव की दो प्रकार की आवश्यकताएं हैं और दोनों आवश्यकताओं के पूरा होने के लिए प्रकृति में व्यवस्था पर्याप्त है। हमने मानव को नहीं समझा, इसलिए उसकी आवश्यकताओं को नहीं पहचाना। मैंने बार बार कहा कि डीजल गाड़ी में दूध नहीं डाला, दारू भी नहीं डाला, लेकिन इस शरीर में हमने सब कुछ डाला, इस मन में हमने सब कुछ डाला। कैसा दुरुपयोग किया है?
इस मन में मैंने ऐसा सब कुछ इस मन में डाला जिससे मेरे को दुख मिलता है। मैंने ऐसा सब कुछ इस शरीर में डाला जिससे ये अस्वस्थ होता है। क्यों ऐसा किया? क्योंकि मानव में व्यवस्था को समझे बिना उस मशीन के साथ, उस मानव के साथ जी पाना संभव नहीं है। तो मानव में व्यवस्था को समझने का हमने प्रयास किया। उस क्रम में हम कुछ आगे बढ़े हैं। इस क्रम में आगे बढ़ते हुए पता चला कि मानव शरीर और मन, ये शरीर मेल या फीमेल है। तो फिर से हम एक एक्सरसाइज करेंगे। शरीर मन को आप कैसा डिफरेंशिएट करते हैं, दोनों में क्या अंतर है? स्वनिरीक्षण पूर्वक अपने जिंदगी में झांके। कितने अंतर आप लिख सकते हैं शरीर और मन को लेके, उनको लिखने की एक बार कोशिश करें। फिजिकल है, फिजिकल है, वो भौतिक है, वो मानसिक है। Fixed set of place and this can travel anywhere. टाइम स्पेस में Time boundary है, space time space में bound नहीं है। पर नियंत्रण करता है, शरीर से नियंत्रित होता है। शरीर वो भी है, मन सूक्ष्म है। ऐसा लिख देता हूँ, शरीर साधन है, वो नियंत्रित करता है, शरीर साधन है। और क्या बोला था? ये दूसरों से ग्रो करता है टाइम के साथ, पहले बढ़ता है फिर एक एज के बाद डिप्रेशन। ये परिवर्तनशील है। क्या बात है? सर ये जैसे ओल्ड एज से सेनाइल हो जाते हैं या डिमेंशिया, उसके अंदर मन का क्या हिस्सा रहता है सर? चलिए, ये बेसिकली सुविधा है, इधर सुख है। अब मैं क्षणिक सुख भी नहीं लिखूंगा, सुविधा ही बोलूंगा, है ना? है चंचल है। और सर सबकॉन्शियस क्या होता है? सबकॉन्शियस मन चाहता है, शरीर बाहर। देखो, अब आप जितनी बातें बोल रहे हो ना, वो जो बोलचाल की भाषा में मन है उससे आगे निकल जा रहा है। तो मैं इसलिए शब्द को बदलना चाहूँगा। ये इसको या तो कह सकते, मैं लिखता हूँ तो मैं शब्द अहंकार के लिए इस्तेमाल हुआ है। मन लिखता हूँ तो ये जो रियलिटी है उसको बताने में अधूरा पड़ता है। आत्मा में लिख नहीं सकता, क्योंकि आत्मा के साथ एक मिस्ट्री और कुछ बहुत सारी रहस्य अपने आप जुड़े हुए हैं, है ना? तो इसके लिए मैं जीना चाहता हूँ कि मरना चाहता हूँ? मैं जीना चाहता हूँ। मैं जीना चाहता हूँ, इसलिए एक नाम जीवन। जीवन का मतलब एक चैतन्य इकाई, एक चैतन्य इकाई जिसमें सबकॉन्शियस और कॉन्शियस और तमाम तरह की बातें, उसके अलग अलग एक्सप्रेशन हैं, उसको समझेंगे। हाँ जी। और शरीर जिंदा रहता है लेकिन बिना मन के नहीं रहता है ना? जो जीने वाला काम है, जिसको हम कह रहे हैं कि समझ और समझ की रोशनी में जीना, वो भाग इधर। एक आप बोलते समय बोल रहे थे कि ये स्थूल है, ये सूक्ष्म है, इसकी आवश्यकताएं निश्चित हैं। क्या बात है? इसकी आवश्यकताएं असीम हैं। लिखते समय मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखता हूँ, तो कन्फ्यूज़न मत हो। इसकी आवश्यकताएं निश्चित हैं, इसकी आवश्यकताएं असीम हैं।
बढ़िया, पदार्थों से पूरी होती है इसकी समझ। गुड। उसकी आवश्यकताएं, हाँ, इसकी आवश्यकता भौतिक और रासायनिक वस्तुएं हैं। लिखा है, हाँ, इसकी आवश्यकता और ये आपने कहाँ लिखा है इधर कि ये समझ से पूरी होती है? चार समझ कहीं नहीं लिखा है। अच्छा उधर शरीर को भोगने वाला भी मन ही है। शरीर अपना है, शरीर खुद अपने को कुछ नहीं भोगता है, ये भी नहीं है, ये ही है। शरीर में शारीरिक प्रक्रियाएं ये एक बड़ा सेफ रूट है। नहीं नहीं, तुम भी ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ, इसका मतलब ये है चले और झगड़ा नहीं करेंगे। वो ठीक होगा तो कोई एक ही होगा भाई।